तुम। उसने बहुत देर के बाद गहरे सुकूत को तोड़ा। तुम कौन हो? तुम मनोहर की मौत के बारे में कैसे जानते हो? तुम क्या बला हो? मैं तुम्हारे बारे में भी तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर मनोहर और उसकी मौत के बारे में कैसे नहीं जान सकता? मैंने सर हिलाकर इकरार किया, जुबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा। फिर उसने अपनी आंखों पर पलकों की चिलमन गिरा ली। तुम गौतम के बारे में कुछ नहीं बताओगी? मैंने कहा। आखिर तुम्हें पासोपेश क्यों हो रहा है? इसमें ऐसी क्या कबाहत है? तुम पहले मुझे मनोहर के बारे में बताओ। उसने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और तशवीश भरे लहजे में बोली। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मनोहर के बारे में कैसे जानता हूँ, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि यह एक ऐसा राज है जिस पर से मैं पर्दा नहीं उठा सकता। इस राज को राज ही रहने दो। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस जुमान में पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कानून के हाथों से कभी बच नहीं सकती हो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई मुजरिम इनसे बच नहीं सका। यह और बात है कि इसमें देरसवेर हो जाए। तुमने बहुत चालाकी से मंसूबाबंदी की और तुमने मनोहर को इसलिए खत्म कर दिया कि वह तुम्हारा राज पुलिस को बताने वाला था। वह तुम्हारे ब्लैकमेल करने से आजिज आ गया था। तुमने उस पर रहम नहीं किया। कानून जल्द या बादर तुम्हें अपने शिकंजे में जकड़ेगा। अमेरिका और यूरोप की पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ की पुलिस ने अपना दायरा तहकीकात वसीय कर लिया होगा। बहरहाल, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। मैं मुजरिमों से कोई रियायत और हमदर्दी नहीं बरतता हूँ। मैं गौतम के बारे में तुम्हारी ज़बान से कुछ सुनना चाहता हूँ। लिहाजा जो कुछ भी जानती हो, साफ साफ और सच सच बता दो। मैं गौतम को बिल्कुल भी नहीं जानती। वह अपनी हठ धर्म पर जमी हुई थी। आखिर तुम इस केस में किस लिए इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? तुम फिर झूठ बोल रही हो, मैंने उसे टोका। मैं इस केस में दिलचस्पी लेने की वजह तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मैं सच कह रही हूँ। उसने अपने बेजान हाथों को बिस्तर पर पटका। आखिर तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा चेहरा और आंखें तुम्हारी बातों की नफी कर रहा है। मुझे गुस्सा आ गया। इस हठ धर्म से कुछ हासिल नहीं। तुम ख्वामख्वाह जिद पर उतर आई हो। मैं चाहूं तो तुम्हें मनोहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर सकता हूं। कनाडा सफारतखाने में सिर्फ एक फ़ोन की जरूरत है। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास एक नहीं, कई एक सबूत मौजूद है। इसलिए भी मैं इतना इत्मीनान से बात कर रहा हूं। मिसलन, उसकी आंखें सवालिया निशान बन गईं और उसके लहजे में तंज छुपा हुआ था। वह मेरी बात को मजाक और खाली खोली धमकी समझ रही थी। वह बहुत खुशफहमी में थी, इसलिए भी कि उसे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या चीज हूँ, क्या बेचता हूँ। तुम्हारे जाली पासपोर्ट की फोटो स्टेट कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैंने जेरेलब मुस्कुराते हुए बोला। क्या यह सबूत काफी नहीं है? वह जज्बच होकर इज़्तिराब से बोली तो उसकी आवाज में लर्जिश सी थी। तुम्हारे पास और क्या सबूत मौजूद है? जाली पासपोर्ट कोई सबूत नहीं हुआ। मेरे पास तुम्हारी कुछ नादिर तस्वीरें मौजूद है, मैंने कहा। यह क्यों भूलती हो कि जाली पासपोर्ट पर तुम्हारी तस्वीर चस्पा है? तस्वीरें? उसका चेहरा सवालिया निशान बन गया और उसने बेयकीनी से देखा। कौन सी तस्वीरें? तस्वीरें? हाँ, मैंने इकबाल में सर हिलाकर संजीदगी से कहा। लेकिन तुम अपनी इन तस्वीरों में बहुत हद तक बेखबर हो। एक तस्वीर में तुम होटल हिल्टन के कमरा नंबर 217 के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, जिसमें मनोहर भी फर्जी नाम से मुकीम था। 2 तस्वीरें और है। एक तस्वीर में तुम ताज होटल से बाहर आ रही हो और दूसरी तस्वीर में एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हो रही हो। मैंने सांस लेने के लिए तवक्कुफ किया। रजनी की खौफजदा आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। उसका सीना बुरी तरह धड़क रहा था। वह बहुत हरासा हो रही थी। और सुनो, मैंने अपनी बात जारी रखी। होटल हिल्टन में शारजाह का एक अरब ताजिर भी ठहरा हुआ था। उसने जो तुम्हें देखा, वह तुम पर रिशक्ति हो गया। अरबों के पास दौलत की फ्रावानी है। उन्होंने कौन सी मेहनत से कमाई? वह औरत पर दिल खोल कर खर्च करते हैं। ऐश पर जितना खर्च करते हैं, किसी और पर नहीं। उन्हें कभी हिंदुस्तान के लोगों की हालतेजार पर तरस नहीं आया और नहीं उनका ख्याल और कभी सोचा। औरत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
वह तुम्हारा शादाब गुदाज बदन देखकर तरप उठा। तुमने उस अरब शेख के साथ जो रात गुजारी, वह बहुत रंगीन और सुरूर लिए हुए थी। उसने तुम्हें एक रात के 5,000 अमेरिकी डॉलर दिए। रजनी का बदन खौफ से थरथराया। उसका चेहरा तारीख हो गया। वह गंग सी होकर हैरत और दहशत से मेरी तरफ कई लम्हों तक देखती रही। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर मुझे मुखातिब करके झरनाक लहजे में कहा, क्या तुम शैतान हो या फिर कोई बदरूह? मैं उसकी बात सुनकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरा तुम्हारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है और नहीं मैं बदरूह हूँ। क्या तुम हसीन चुड़ैल नहीं हो? यकीनन तुम कोई बदरूह हो जो इंसानी रूप में आ गई है। उसकी आवाज वीरान थी, गले में फंस रही थी। इतनी सारी बातें फरिश्ते भी नहीं बता सकते। जब मैंने पासपोर्ट बनाया था, जब मनोहर की शराब में बेहोशी की दवा मिलाई और उसे बालकनी से नीचे गिराया, तो किसी ने नहीं देखा था। और कमरा नंबर 217 और फिर मेरी तस्वीरें। ओह मेरे भगवान, वहां तुम थे और न तुम्हारा साया। यह बताओ तुम कौन हो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तुम इत्मीनान रखो, मैं कोई बदरूह नहीं हूं, मैंने कहा। भूत तस्वीरें नहीं उतारते हैं। यह राज की बातें हैं, राज ही रहने दो। तुम वह तीनों तस्वीरें मेरे हाथ फ़रोख्त कर दो, रजनी ने बेचैनी से कहा। मैं तुम्हें मुंहमांगी कीमत अदा करने को तैयार हूं। यह सौदा तो बाद में होगा, मैंने कहा। मैं आया गौतम के सिलसिले में था और पहले इस मामले को निपटाना चाहता हूं। मैं तुमसे कह चुकी हूं और अब भी तुमसे कह रही हूं कि मैं किसी गौतम के बारे में कुछ नहीं जानती हूं। वह हैजानी लहजे में बोली। तुम अपनी जिद और हठ धर्म से बाज आ जाओ, मैंने बिगड़कर बुरहमी से कहा। तुम एक शातिर औरत हो, तुम मुझसे कोई बात छुपाकर नहीं रख सकती हो। लो, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि गौतम तुम्हारे शिकंजे में कैसे आया। एक नौजवान लड़की, जिसका नाम रूपा है, वह एक टीवी अदाकारा है। नहीं, लेकिन उसने टीवी ड्रामों में छोटे छोटे रोल करके जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। उसने फिल्मों में भी रक्स पेश किए हैं। वह एक रक्कासा है। तुमने उसे एक रात अपने खाने पर मदऊ किया और अपने एक कैमरामैन दोस्त की मदद से उसकी नामुनासिब फिल्म बनाई और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। वह गरीब तुम्हें एक बड़ी रकम देते हुए आजिज आ गई। वह कोई दौलतमंद नहीं थी जो तुम्हारे जायज और नाजायज मतालिबात पूरे करती। गौतम उसका दोस्त था, मोहल्ले में रहता था। रूपा उसकी बहन कामिनी की सहेली भी थी। एक रोज उसने गौतम को एतमाद में लेकर बताया कि वह किस मुसीबत में गिरफ्तार है। एक शातिर औरत, जिसका नाम रजनी है, उसने किस तरह धोखे फ़रेब और उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर फ़ायदा उठाया। अपने कैमरामैन दोस्त की मदद से उसकी ममनूअ किस्म की फिल्म बना डाली। हर महीने उसे एक बड़ी रकम देनी पड़ती है। मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। तुम इस हराफा से दोस्ती करके उस वीडियो फिल्म कैसेट को निकाल लाओ। वह कैसेट तुम्हें उसके यहाँ से चोरी करना होगी। गौतम उसके लिए तैयार नहीं हुआ। रूपा ने उसे यह भी बताया कि तुम एक अय्याश औरत हो और तुम्हारी कमजोरी नौजवान लड़के है। वह तुमसे दोस्ती कर लेगी। गौतम चोरी चकारी से बहुत डरता था। रूपा शोबिज की दुनिया से ताल्लुक रखती थी। उसके पास इज्जत नाम की चीज कहाँ थी। एक रोज वह गौतम पर मेहरबान हुई तो गौतम उसके लिए तैयार हो गया। रूपा पहली लड़की थी जिसने उसे एक नई दुनिया से आशना किया था। गौतम और रूपा ने एक मंसूबा बनाया। एक रोज जब तुम किसी काम से गई हुई थी, तब गौतम ने एक कुफलसाज को बुलाकर कहा उसकी जेब कट गई है। कुफलसाज ने चाबी उसे दुकान पर बना कर दी। जब वह चाबी लेकर आया तो उसने तुम्हें अपनी गाड़ी से उतरकर लिफ्ट की तरफ जाते देखा। तब वह वापस हो गया। फिर रात के 12 बजे गौतम ने उस चाबी की मदद से तुम्हारे फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। गौतम की चालों से तुम्हारी आंख खुल गई थी। तुमने अपना पिस्तौल बिस्तर की दराज से निकालकर कमरे में झाँका। गौतम उस वक्त एक अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा था। जब तुमने एक खूबसूरत, वजीह और दराज कद लड़के को देखा तो तुम्हारा खौफ कम हुआ। तुमने फौरन अपने कैमरे से उसकी तस्वीर उतार ली। उसके बाद क्या हुआ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर बता देता हूं कि गौतम ने तुम्हें सारी बात बता दी। फिर तुमने उस तस्वीर की मदद से गौतम को अपना असीर बना लिया, उससे खूब फायदा उठाया। वह गरीब ग्लाजत के दलदल में गिर चुका था।
इसमें रूपा का और तुम्हारा कसूर था। इत्तिफाक से उन दिनों वह शांति के हाथ लग गया। वह एक अच्छी औरत नहीं थी। उसके शिकार लड़के उसके फ्लैट पर इस तरह आते थे कि इमारत के किसी आदमी को खबर नहीं होती थी और न तुम्हारे फरिश्तों को खबर थी। वह भी एक अमीर एक बीर औरत थी। जब तुमने एक रात गौतम को शांति के फ्लैट से निकलते देखा तो तुम्हारा सीना हसद व रकाबत की आग से जल उठा। तुमने एक दिन गौतम को सख्त तनबीह की और उसे बुरी तरह झाड़ा। गौतम को तुम्हारी धमकी की कोई परवाह नहीं थी। वह शांति के पास बराबर आने लगा। वह तुमसे उकता चुका था। तुम मौके की तलाश में थी कि किस तरह शांति को ठिकाने लगा दिया जाए, और फिर हालात ने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी। उस रात शांति को किसी ने कत्ल कर दिया। तुम्हें कुछ पता नहीं चला कि कातिल कौन है। इत्तिफाक से तुमने बालकनी से झांक कर गौतम को देख लिया था, जो जीने की तरफ बढ़ रहा था। फिर तुम बाहर के दरवाजे पर आकर पीप होल से झांकने लगीं। उस दिन तुम्हारा मंसूबा यह था कि शांति को बिल्डिंग वालों के सामने जलील किया जाए, और तुम पुलिस को भी यह इत्तिला देना चाहती थीं कि वह औरत अपने फ्लैट में एक गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। गौतम ने शांति के दरवाजे पर कई मर्तबा दस्तक दी। दरवाजा नहीं खुला। उसने घबराकर हैंडल घुमाया। जब दरवाजा खुला तो तुम्हारी नजरें शांति की खून में लचपत लाश पर पड़ी, जो कमरे के वसत में पड़ी थी। तुमने फौरन ही उस लम्हे से फायदा उठाकर पुलिस को इत्तिला दी। उसने शांति को मुर्दा हालत में पाया तो दहशतजदा हो गया। जब वह वापस होने लगा तो इत्तिफाक से उसके पैरों में वह पिस्तौल आ गया जिससे शांति को कत्ल किया गया था। उस बेवकूफ ने वह पिस्तौल उठाकर लाश के पास फेंक दिया। वह इमारत से नीचे आया था कि जीने पर उसे पुलिस ने धर लिया। तुमने एक और होशियारी की। तुमने पुलिस को इत्तिला देने के बाद अपनी इमारत के कुछ एक फ्लैट्स में फोन करके इस कत्ल की वारदात के बारे में बता दिया। क्यों माई डार्लिंग, क्या यह दुरुस्त नहीं है? उसने पलके झपका कर मुझे देखा। तुमने जो कहानी घड़ी है वह बेसुरूपा है। गौतम कातिल है। तुम उसे कानून के फंदे से बचा नहीं सकते। तुम तो कानून के हाथों से बच नहीं सकती हो, यह क्यों भूलती हो? मैं बोला, पुलिस को बुलाकर तुम्हें कत्ल में मुलव्वस कर सकता हूँ। पुलिस मेरे कहने पर तुम्हारे घर की तलाशी लेगी तो उसे ब्लैकमेलिंग की बहुत सारी ग्लाजत मिल जाएगी, जो तुम्हारे कमरे की अलमारी में मौजूद है। मैं उसे बताने लगा। इसमें उन्हें गौतम की वह तस्वीर भी मिल जाएगी जिसमें वह अलमारी खोलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से गौतम से तुम्हारा ताल्लुक जाहिर हो जाएगा। गौतम अदालत में बयान देगा कि उसने मिसेज रजनी मनोहर के कहने पर शांति को कत्ल किया था, क्योंकि रजनी मनोहर को पसंद नहीं था कि मैं शांति के यहाँ आमदोरफ्त रखूं। क्या तुम इस सूरत में अपना दामन और ताल्लुक गौतम से बचा सकोगी? मैं यह कहूंगी कि कत्ल गौतम ने नहीं किया है। वह बौखला कर बोली। मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाह रहा था। मैंने कहा, अब तुम अदालत में समझदारी का मुजाहिरा करना, वरना बुरी तरह फंस जाओगी। वह बुरी तरह सिटपिटा गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने गौतम के बारे में बेसख्ता और बौखला कर जो इकरार किया था, अब उसे खौफ हो रहा था। वह अपने ही जाल में फंस चुकी थी। वह जख्मी परिंदे की तरह पिंजरे में फड़फड़ा रही थी। तुम क्या चाहते हो? उसने शिकस्ता खुर्दा लहजे में पूछा। अब भी क्या कोई कसर वगैरह रह गई है? तुम्हारी अलमारी में जो ग्लाजत है वह सारी की सारी निकाल कर मुझे दे दो, मैंने बहुत संजीदगी से कहा। मैं तुम्हें सिर्फ गौतम की तस्वीर दे सकती हूँ, उसने भर कर कहा। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। वह ग्लाजत मेरा असासा है। मैं सारी ग्लाजत अपने साथ ले जाकर रहूंगा, मैंने तहकीमाना लहजे में कहा। जब मैं किसी बात का तहिया कर लेता हूँ तो उस पर अमल करता हूँ। अगर मैं तुम्हें देने से इनकार कर दूं तो तुम कैसे ले जा सकोगे? वह धमकीआमिज लहजे में बोली। मैं धौंस धमकी में आने वाली नहीं। मैं पुलिस को तलब करूंगा। मैंने अपने कंधे उचकाए। मैं अपने दोस्त मनोहर का बदला लेने के लिए तुम्हें खिड़की से बाहर उठाकर फेंक दूंगा। तुम्हारे नजदीक कौन सी सूरत बेहतर है, पुलिस या मुतल्लिका बनना? लम्हे में सोचकर बताओ। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। वह सहम कर मेरी तरफ देखने लगी। सच पूछे तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। अब मैं इसकी तालफी करना चाहती हूँ। अब मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगी और नहीं अपना वजूद मैला करती रहूंगी।
तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा। वैसे एक बात याद रखना, मैं एक बला हूँ, चुड़ैल से किसी तरह कम नहीं हूँ। मैं तुम्हें अलमारी से तमाम चीजें निकाल दूंगी। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की। मैंने उसके शाने थामकर उसे लिटा दिया। मैं सुबह जाते वक्त लेता जाऊंगा, मैंने अपनी दस्ती घड़ी में वक्त देखते हुए कहा। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं। इस वक्त किसी ने मुझे तुम्हारे फ्लैट से निकलते देख लिया तो तुम्हारी पोजीशन खराब हो जाएगी। मैं रात यहीं गुजारूंगा। तुम्हारी ख्वाबगाह का माहौल बहुत ख्वाबनाक है, और फिर यह एयर कंडीशन्ड भी है, और फिर तुम कितनी हसीन और पुरशबाब हो। जारी है।